कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताएं। सुन पा रहे तो जल्दी बताएं। तीनों चीजें क्लियर हैं? स्क्रीन, यस रिकॉर्डिंग और सर, क्लियर साउंड। क्लियर ठीक। है। पिछले क्लास का जो प्रैक्टिस सेशन का जो 5 क्वेश्चन था, उन 5 क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, बिग बैंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे पास जो आंसर है वो जॉर्ज लेमाइटर। कौन होंगे? जॉर्ज लेमाइटर। इन्होंने सबसे पहली बार प्रपोज किया था। फिर उसके बाद जॉर्ज गैमो ने उसको डेवलप किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था हमारा, नेबुलर हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय। ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? तो इमैनुअल कैंट के द्वारा दिया गया। आई कैंट, ये ठीक। अगला हमारे पास क्या है? एटमोस्फियर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज। सबसे शुरू में जो पृथ्वी बना उस समय का वातावरण कैसा था? तो बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ये O2 O3 ये नहीं होता है भाई। तो ये हमारा ऑक्सीजन वाला मामला गलत हो गया। एबंडेंस ऑफ ओजोन यानी कि O3 ये भी नहीं था। एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल ये जरूरी, सबसे पहले तो यही बना था। तो एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन और एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं भाई, सबसे पहले इनऑर्गेनिक हुआ करते थे, ऑर्गेनिक नहीं थे। ठीक है, अगला, कोर ऑफ अर्थ कंटेन। पृथ्वी के सेंटर वाले पार्ट पर क्या मौजूद है? आयरन और निकल लिखे थे हम लोग, हैवी मेटल, हैवी एलिमेंट्स। उसमें से ऑप्शन हमारा दिया है डी में, आयरन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन, आवर सोलर सिस्टम डेवलप फ्रॉम। हमारा सौर मंडल बना हुआ है, यहाँ पर नेबुलियों की संख्या दिया है, कितने नेबुली से? तो 1 नेबुला से बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम। एक सोलर सिस्टम एक नेबुला से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी था पिछले क्लास का। जो नहीं पढ़े हैं एक बार जाके वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन बना पाएंगे आप। मैं बस थोड़ा दिखा दूं आपको, यहां से हमने शुरुआत किया था। ये देखिए, ये एडविन हबल से शुरू किया था हमने बिग बैंग थ्योरी को, लेकिन बिग बैंग थ्योरी नहीं दिया था इन्होंने ना। ये केवल 2 पॉइंट पे जो डिस्कवरी की थे 1920 में, वो काम आया 1931 में। जॉर्ज लेमैटर ने पहली बार बिग बैंग थ्योरी दिया। फिर 1931 में इन्होंने प्रपोज करने के बाद उसको डेवलप किया प्रॉपर तरीके से जॉर्ज गेमो ने। जॉर्ज गेमो ने 1940 में, लगभग 8-9 साल बाद। और एक थ्योरी हमारा था नेबुलर हाइपोथेसिस, इमैनुअल कैंट, ये देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी हम आज पढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों बोलने पर, देखिए हम बचपन से बहुत सारे कथा कहानियों में, पुराणों में, है ना, बहुत सारे टीवी चैनलों पर या बहुत सारे मल्टीमीडिया में ये देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूरे ग्रह, पूरे सौरमंडल, पूरे क्या ब्रह्मांडों को लेकर के कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की कहानियां चलती रहती हैं। तो थोड़ा सा उन कहानियों के साथ साथ हम साइंटिफिक तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं कि कैसा है। तो देखिए हमारा आज का जो हेडिंग है वो क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर सन। हमारे सूर्य की बात कर रहा हूं मैं। हमारे जैसे कितने सूर्य होंगे पता नहीं, क्योंकि सूर्य एक तारा है, एक स्टार है, और ऐसे कितने स्टार हैं पता नहीं हमको, है ना। तो हर कोई एक एक क्या है, हर तारा एक एक सूर्य है, समझ लीजिए आप। हम हमारे सूर्य की बात कर रहे हैं और उसके पूरे सिस्टम की, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की। ठीक है, तो जरा इसके बारे में हम सोचने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें कहां तक सही हैं। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं सूर्य, सन।
अभी बोला हूं मैं, सूर्य क्या है? एक तारा है, स्टार है, यानी कि एक तारा है। ठीक, आगे बढ़ू अब। देखिए, तो सूर्य क्या है, कैसा होता है, डायग्राम देखिएगा ध्यान से। ये दहकता हुआ सूर्य देखिए, तो आप ये देख पा रहे हैं आप, पूरा दहक रहा है, देखिए कितना आग ये निकाल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये सूर्य अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है ऐसे, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, या मैं ये कहूं काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा होता है। दिख रहा है घूमता हुआ आपको ये? ठीक, तो जब ऐसे घूम रहा है ये, तो एक घूर्णन यानी कि एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? इसको सूर्य की बात कर रहा हूं ना, सूर्य अपने एक्सिस पर घूम रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य कोई एक गोला नहीं है। सूर्य कोई एक गोला नहीं है, ये सूर्य कई सारे अलग अलग, क्या बोलना चाहिए, बालू से बना हुआ समझ लीजिए आप। अब ये इमेजिन करिए कि कई अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के एक बड़ा गोला बनाए हैं ऐसे, ये, और हर पार्टिकल स्वतंत्र है, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये ऐसे। भाई कई सारे कॉस्मिक डस्ट थे ना, वो सारे के सारे डस्ट अभी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इकट्ठा हो गए हैं सब, अभी भी वो फ्री फॉर्म में है। तो कई सारे डस्ट का ये एक प्लाज्मा है कहिए, एक घोल है कहिए, या मैं बोलूं कि ये एक कई सारे टुकड़ों का एक बड़ा मिला हुआ टुकड़ा है समझ लीजिए। और प्रत्येक जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि इक्वेटर भाग पर, इस भाग पर जब घूम रहा होता है वो सेंटर वाले भाग पर, इक्वेटर बीचों बीच भाग पर, उसको सेंटर भाग पर घूमने के लिए एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग लगभग 25 से 27 दिन लग जाते हैं, 25 to 27 डेज एक चक्कर पूरा करने में। जबकि इसके जो पोल तरफ की जो छोटे छोटे डस्ट हैं उनको पूरा करने में, ये नॉर्थ पोल और इसका ये साउथ पोल मान लीजिए, इधर ये एक चक्र पूरा करने में, यहाँ के जो डस्ट हैं वो डस्ट जब एक चक्कर मारेंगे तो उसको पूरा करने में लगभग लगभग 30 दिन का समय लग जाता है, 30 डेज। इसका मतलब स्लोली कौन घूम रहा है, किधर का हिस्सा घूम रहा है स्लोली स्लोली? दोनों पोल तरफ के एरिया का हिस्सा थोड़ा स्लोली घूम रहा है, और अपना एक चक्कर 30 दिन में पूरा करता है, नॉर्थ पोल तरफ भी और साउथ पोल तरफ भी। ठीक, जबकि इक्वेटर रीजन पे थोड़ा फास्ट घूम रहा है, 25 से 27 दिन लगते हैं यहाँ के सभी टुकड़ों को एक चक्कर पूरा करने में। तो सूर्य या सन कोई एक गोला नहीं है, वो कई सारे छोटे छोटे गोलों का, छोटे छोटे टुकड़ों का एक समूह है। और ये प्रत्येक गोला, प्रत्येक टुकड़े आपस में इकट्ठा फ्रीली घूम रहे हैं ऐसे चारों तरफ। समझ में आया ना? आप लोग देखे होंगे, हम जब छोटे छोटे रहते थे, गांव तरफ रहते थे, तो जब हवा का एक भंवर बनता था हवा का ऐसे, तो जितना भी पन्नी, कागज, पाउच, पुड़िया, जितना भी होता था, पत्ते वत्ते, उन सबको घुमा के उठा लेता था ऐसे करके। हम उसको भूत आया है बोलते थे। ठीक, तो बताइए उस भंवर में जितना भी पत्ते, पाउच, पन्नी, कागज, जितना भी चीजें उड़ रही हैं, क्या सबकी स्पीड सेम स्पीड से घूमेगी कि एक चक्कर पूरा करेगी? नहीं, बस सेम ऐसे सूर्य का होता है। सूर्य में भी ढेर सारी चीजें मिली हुई हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, डस्ट है बोलिएगा। वो डस्ट जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो अलग अलग समय पर पूरा करती हैं। तो इक्वेटर वाले को पूरा करने में 25 से 27 दिन लग जाते हैं, और दोनों पोल वाले को लगभग लगभग 30 दिन का समय लगता है, यानी कि पोल वाला हिस्सा बहुत स्लोली स्लोली घूमता है। समझ में आया कि नहीं? भंवर देखे हो कि नहीं आप लोग? जब बहुत ज्यादा हवा आता है तो हवा आपस में भंवर बना लेते हैं, और वहां से पूरा जितना भी होते हैं चीजें सबको उड़ा के ऊपर ऊपर उठा लेते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? सुन पा रहे हो आप लोग? चलो भाई, हिरेंद्र देखे हो क्या? भंवर देखे हो हवा का? हाँ सर। चलो ठीक है।
तो भंवर में जितना भी सब चीजें उड़ रही हैं, पाउच, पन्नी, कागज, पत्ती, वो सब क्या एक ही स्पीड से घूम रहे होंगे, अपना चक्कर पूरा कर रहे होंगे? नहीं, सब अपनी अलग अलग स्पीड से चक्कर पूरा कर रहे हैं। सेम ऐसे यहां भी होता है। तो देख लीजिए, द सन रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, सूर्य अपने एक्सिस पर तो घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है? काउंटर क्लॉक या बोलो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है। द नॉट लाइक ए सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी नहीं है भाई, कोई एक ठोस नहीं है एकदम। इट इज ए बॉल ऑफ प्लाज्मा, एक प्लाज्मा की तरह है। कहने का मतलब बहुत सारी अलग अलग डस्ट मिलकर के एक गोला बनाए हैं। सो इट्स डिफरेंट पार्ट रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग पार्ट, अलग अलग टुकड़े अलग अलग स्पीड से अपना चक्र पूरा करती हैं। यहां से भी चक्र पूरा होती है, यहां से भी होती है, हर स्टेप पे अपना चक्र पूरा कर रहे हैं। द सन्स इक्वेटर रोटेट फास्टर, कंप्लीटिंग ए रोटेशन इन अबाउट 25 to 27 डेज। इक्वेटर वाला एरिया, बीच वाला रीजन 25 से 27 दिन लगाता है पूरा करने में एक चक्कर। While its pole rotate move slowly, taking over 30 days for one rotation, जबकि इसका पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक चक्कर पूरा करने में 30 दिन का लगभग समय लगाती है। क्योंकि इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर रोटेशन पूरा कर रही है, इसे इसको क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेनन नोन एज डिफरेंशियल रोटेशन। इसलिए इस अवधारणा को आप डिफरेंशियल रोटेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, यहां पर आपको डायग्राम में दिखा दिया भी क्या है, देखिए तो ये कौन सा रीजन इक्वेटर कब पूरा करता है, फिर कौन कब पूरा करता है, देख लीजिए ये। ठीक है ना, ये तो पोल वाले रीजन पे सबसे ज्यादा समय लगता है, धीरे धीरे घूमता है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अब सौर मंडल में कोई सिर्फ सन नहीं आएगा भाई, अब उनसे जितने भी ग्रह बने हुए हैं सब आएंगे, उन ग्रह के जितना उपग्रह बने हुए हैं सब आएंगे। ये सूर्य हो गया, देखिए पिछले क्लास में हमने बात किया था, अगर आप पढ़े होंगे तो, कि सूर्य के नजदीक से अगर आप धीरे धीरे दूर चलते जाएंगे तो अलग अलग ऑर्बिट मिलेंगे आपको, और हर ऑर्बिट में अलग अलग ग्रह घूम रही हैं। सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो यानी कि यम को अभी ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अंग्रेजी में बोलो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इन सबको याद करने के लिए मैं बोला था बुसुप्रीम बृषभ, ये बोला था बुसुप्रीम बृषभ, सभी का पहला पहला अक्षर को ले लिया गया है। ठीक, या फिर अंग्रेजी में याद करने के लिए मेरा भी इमरजेंसी है जरा सुन, ये बोला था। एम और भी का मेरा भी, ई एम जे का इमरजेंसी याद कर लीजिए, लेकिन जे को जी से यहाँ पर, मतलब जी को जे से हम डिनोट किए, जरा सुन मतलब ये एस यू एन यहाँ पर। तो ऐसे याद करने का तरीका था, बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब इस सीक्वेंस में होना चाहिए कि कौन सूर्य के करीब है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे करके ये 8 ग्रह तक चलना है आपको। तो पहले नंबर का दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, टोटल 8 ग्रह हो गए, याद कर लेना आप लोग। आगे देखिए, ये 8 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये जहां जहां घूम रहे हैं एक एक ऑर्बिट है। जैसे सबसे पहले क्या है, बुध है, देख लीजिए मरकरी है, तो बुध अपने ये ऑर्बिट पे घूम रहे, देखो ये याद रखना, ये एक ऑर्बिट पे घूम रहा है ऐसे करके, ये एक एक चक्कर पूरा हुआ यहाँ पर। लेकिन याद रखना, जो मरकरी है ना, ये इसका खुद का अपना एक्सिस है, ये अपने एक्सिस पर सीधे सीधे बिल्कुल सूर्य के एक्सिस के बराबर नहीं रहता। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सूर्य का एक्सिस ऐसा सीधा है, सूर्य अगर ऐसा है तो सीधा सीधा नहीं होता, ये हर ग्रह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक एंगल बना के रहते हैं। तो हर किसी का एक अपना एंगल होगा, जितना भी एंगल होगा मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा एंगल बना के रहेगा ऐसे, टेढ़ा है ना, जबकि बनना चाहिए था उसको सीधा ऐसे, लेकिन सीधा नहीं रहेगा, वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो ये जो एंगल बना, उसी एंगल पे वो क्या कर रहा होगा, अपने खुद के एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा ऐसे।
एक तो खुद चक्कर काट रहा है, एक भौरा जैसे घूमता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं, भौरा फेंक फेंक के घुमाते रहते हैं, वैसे ये लट्टू जिसको बोलते हो ना आप, लट्टू की तरह घूम रहा है। ऐसे घूमते घूमते ये सूर्य का चक्कर भी काट रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, खुद भी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसी घूमते घूमते सूर्य का एक चक्कर पूरा काट रहा है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो बोलो आप। वैसे हर ग्रह कर रहे हैं, तो कुछ एक आध ग्रह के लिए डिफरेंस है, तो मैं उसी को आपको बताने वाला हूं। वहां पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, यहां मान लीजिए सन है, सूर्य है, तो पहले नंबर का ग्रह हमारा ये हो गया। मैं नंबरिंग फिर कर दे रहा हूं, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। क्योंकि 9वां नंबर को ग्रह नहीं मानते, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब ऊपर की जितनी डाटा दी गई है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ऑर्बिटल पीरियड को बता रहा है। ऑर्बिटल पीरियड मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, जैसे अभी मैं दिखाया था मरकरी को, बुध को, सेम ऐसे अपना अर्थ का भी होगा, ये अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, देखिए अपने ऑर्बिट पे, सूर्य के चारों तरफ जिस रास्ते से घूमते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं या कक्षक कहते हैं। ये घूम करके ये पूरा किया, तो मैं यही बोल रहा हूं कि एक ऑर्बिट को पूरा करने में कितना समय लगता है। जैसे अर्थ को, पृथ्वी को एक ऑर्बिट चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, जिसको एक साल कहते हो आप। तो वैसे अलग अलग ग्रहों के लिए कितना कितना समय लगेगा, देख लीजिए, देखते रहना। तो मरकरी, जिसको मैं बुध कह रहा हूं, उसको एक ऑर्बिट को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 88 डेज, 88 दिन। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। वो अपने अक्ष का पूरा चक्कर नहीं बोल रहा हूं, सूर्य के चारों तरफ एक बार में घूम लेता है 88 दिन में। उसके बाद शुक्र को देखिए, एक ऑर्बिट पूरा करने में 224 दिन। उसके बाद अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी 365 दिन, और 365 दिन मतलब 1 ईयर होता है। और 1 ईयर मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि पृथ्वी जिस जगह पे था, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट करके वहीं पर पुनः आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए मंगल की बात करते हैं, मार्स। इन सब में से, सभी ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जो लाल दिखता है, इसलिए उसको लाल ग्रह भी, रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह। देखिए मार्स दिख रहा है ना, ये यहां पर देखिए आप। चलिए, तो ये मार्स कितना घूमता है जी? 687 दिन। 687 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जुपिटर की बात कर रहे हैं, ये 11.86 साल लगते हैं, दिन नहीं है, 11.86 ईयर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जुपिटर की बात कर रहा हूं, है ना, 11 साल दशमलव इतना। ठीक, चलिए अगला सचन की बात कर रहे हैं हम लोग, 29.5 ईयर, मतलब 29.5 साल। कौन? शनि, है ना। ये शनि जब घूमता है तो कितना? 29.5 साल लगाता है लगभग सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। कहां पे गया सचिन? इधर देखिए, ये एक चक्कर करने में 29.5 साल लगेंगे। फिर अरुण की बात करते हैं, यूरेनस, ये 84 साल लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। नेपच्यून, वरुण की बात कर रहा हूं मैं, 165 साल लगते हैं। ठीक, 165 साल लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो एक चीज तो यहां पर समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम सूर्य से उनकी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, उनको चक्कर पूरा करने में समय लग रहा है। जो पास में होगा जल्दी चक्कर पूरा करेगा, जो दूर से करेगा थोड़ा समय लगेगा, दूर से करेगा और समय लगेगा, सबसे दूर से करेगा सबसे ज्यादा समय लगेगा।
ठीक है ना भाई, दूर वाले को ज्यादा दूरी पड़ेगा ना एक चक्कर पूरा करने में, इसलिए उसको देखिए अब कितना समय लग गया, 165 साल लग गया एक चक्कर पूरा करने में। तो आपको यहां पर खासकर एक का याद रखना है, अर्थ, पृथ्वी की बात करना है हमको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह हमारा टॉपिक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नीचे जो डायग्राम दिया गया है, नीचे जो लिखा गया है, वो मान लीजिए सूर्य ऐसा सीधा है, सूर्य ऐसा सीधा है, तो सूर्य अगर सीधा है तो उसी, क्या सीध में सारे ग्रह क्या चक्कर मारते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा रहते हैं? तो सूर्य के एक्सिस के साथ, सन की एक्सिस के साथ ग्रह का एक्सिस क्या है, क्या थोड़ा टिल्टेड है, झुका हुआ है एंगल बना के, कि उसी सीध में ही वो अपना पोजीशन लिया हुआ है? तो देखते हैं हर कोई किसी न किसी एंगल पे झुका हुआ है, एकदम सीधा सीधा नहीं है, सूर्य के जैसे सीधा सीधा नहीं है। तो देख लीजिए मरकरी 2 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, और वेनस 177 डिग्री पे, और अर्थ 23.5 23.5 एंगल पे। इसी को जानना है आपको, जरूरी है। मार्स 25 डिग्री पे, जुपिटर 3 डिग्री पे, सैटर्न यानी कि शनि 26 डिग्री पे, यूरेनस 97 डिग्री पे। देखिए ना जी, ये देखिए ऐसे होता सीधा तो यहाँ 90 होता, 90 से भी आगे पार हो गया, ऐसे हो गया 97। और हमारे पास अगला क्या, 29.6 डिग्री पे। तो हर कई किसी न किसी एंगल पे कैसा हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, और ये झुकने वाला किधर झुका हुआ है, किधर एंगल बना है? ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ना आपको, ये डॉट लाइन, ये डॉट लाइन उसी को बता रहा है, ये डॉट डॉट लाइन ये एंगल को बता रहा है, एंगल को कितना झुका हुआ है ना। जैसे मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ का ओरिजिनली ऐसे होना चाहिए था सीधा, अर्थ सन के साथ ऐसे होना चाहिए था, सूर्य के साथ, लेकिन नहीं है, इतना झुका है। देखो इतना इतना झुका है, इनके बीच का एंगल 23.5 डिग्री बनता है। चलिए अगला देखिए, मरकरी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में, रोटेशनल पीरियड, अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? अपने एक्सिस पर मतलब ये अपने एक साथ यहीं पर पूरा कर रहा है। सूर्य के एक चक्कर नहीं बोल रहा हूँ, सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में उसको 88 दिन लग रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपना खुद का एक चक्कर घूमने में लट्टू जैसे घूमता है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 176 दिन। वेनस को कितना लगता है? 242 दिन। सब भूल जाओ, लेकिन अर्थ का याद रखो। अर्थ जब अपना एक चक्कर लगाता है तो 24 डेज, इसी को तो एक दिन और एक रात कहते हो आप। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे का रात, ये 24 डेज है। ठीक है ना। चलिए मार्स की अगर बात करूं मैं, 24 और 39 मिनट, ठीक है, 24 घंटे 39 मिनट लगते हैं इसको एक चक्कर, खुद का एक चक्कर पूरा करने में। जुपिटर की बात करूं, मतलब बृहस्पति की बात करूं, तो 10 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में खुद का। शनि की बात करूं, सैटर्न की बात करूं, 10 घंटे 39 मिनट लगते हैं। अरुण की बात करूं 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। वरुण की बात करूं 16 घंटे लगते हैं। तो आपको सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन अर्थ का याद रखना बोला हूं मैं आपको, आगे यही पूछूंगा मैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्लेनेट हो गए, है ना। 8 यहाँ पर प्लेनेट्स हमारे पास है। ठीक, तो ये जो दिखाया गया है आपको एरो, ये एरो तीर जो है, ये रोटेशनल डायरेक्शन को दिखाया, किधर से रोटेट होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मरकरी यानी कि बुध एंटी क्लॉकवाइज बोलूं या काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। किसी के रोटेशनल एंगल को, डायरेक्शन को देखना है तो एक तरफ से बात करना, आप उसके नॉर्थ पोल तरफ देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल तरफ, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल हो गया। उधर देखिए कैसे घूम रहा है, बोलने पर ये ऐसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हो आप, काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, अब विनस को देखिए, शुक्र को देखिए, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ऊपर से देखिए, बोल रहा हूं ऊपर से, अब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में।
क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, ये खुद क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटेगा, है ना। खुद के एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये देखिए बाकी सब कैसे हैं भाई, बाकी सब कैसे चलेंगे, एक साथ कर दे रहा हूं मैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हो आप, एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये इसमें से कौन अलग है, विनस अलग है, शुक्र अलग है, उसको याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ी बातें चंद्रमा के ऊपर कर लेते हैं हम लोग, मून जिसको कहते हो आप। ये देखिए, ये हमारा हो गया सन यानी कि सूर्य, ये हो गया हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, इधर सन उधर अर्थ। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये सूर्य के चक्कर काट रही है ऐसे करके, ये देखिए ये चक्कर काटते काटते अपने उस ओरिजिनल पोजीशन पे या जगह पे आने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लगाती है जी, 365 दिन, 365 डेज। अभी बात किया था हमने, इसको एक साल कहते हो आप। ठीक, और ये पृथ्वी खुद का एक चक्कर काटने में ऐसे खुद का रोटेशन कर रही है, कितना लगाएगा इसको समय, 24 आवर्स। लेकिन याद रखना जब ये चक्कर काट रही है ना, ये चक्कर ऐसे इधर से काटती है ऐसे, ये खुद का करने में 24 आवर्स लगता है, 24 घंटे। इसी में 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी कितने एंगल पे झुकी हुई है, बोला था मैं, मेन एक्सिस इसका ये है, यहां होना चाहिए था। सूर्य का एक्सिस अगर ये है, ये है, तो पृथ्वी का भी तो ये होना चाहिए था, सीधा सीधा ऐसे होना था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर झुका हुआ है ऐसे एंगल बना के, इतना झुका है। तो कितना झुका है बोलना पर 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और वहीं पर वो रोटेशन करती है। ठीक, तो अर्थ क्या है बोलने पर, प्लेनेट, एक प्लेनेट है। अर्थ क्या है, अ प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक ग्रह है जो कि सूर्य से बना हुआ है। अब पृथ्वी में अगर आपको याद होगा, थिया नाम का एक प्लेनेट टकराया था, जिससे पृथ्वी से कुछ डस्ट निकले थे, वो आपस में मिल करके चंद्रमा बनाए थे। तो पृथ्वी से क्या बना था, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, मून क्या है बोलने पर, ये एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऑफ मून, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी खुद ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य का ग्रह है, क्योंकि सूर्य से बना है पृथ्वी, तो सूर्य का ग्रह हुआ पृथ्वी। और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, 365 दिन लगाती है एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी से बना है चंद्रमा, और ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और जब चक्कर लगाती है 27.5 लगभग 27.3 डेज लगाती है एक चक्कर पूरा करने में। याद रखना है इसको, ये जो चंद्रमा चक्कर लगाती है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, और एक चक्कर पूरा करने में 27.3 डेज का समय लगाती है। और खुद कितने एंगल पे झुकी हुई है देखो तो, ये भी एकदम सीधा नहीं है, ये पृथ्वी के सीधा नहीं है बिल्कुल। ये कैसे है, ये एंगल बनाती है, और एंगल कितने का है, लगभग 5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। और ये यहीं पर खुद भी रोटेट हो रही होती है एंटी क्लॉकवाइज से, खुद भी रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज से। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो खुद के रोटेशन में कितना समय लगाती है बोलने पर, उतना ही जितना कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगाती है, 27.3 डेज।
कहने का मतलब चंद्रमा अपने खुद का चक्कर भी 27.3 दिन में पूरा करती है, तो उसी 27.3 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी पूरा करती है। इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं मैं आगे। इतना समझ में आया कि नहीं, कौन किसका चक्कर काट रहे हैं? देखो अब ये पूरा, एक मिनट थोड़ा सा बस मैं इसको सेव कर लेता हूं ना, बस थोड़ा सा। ठीक, अब पूरा देखिए, ये पृथ्वी तो घूम ही रही है अपने जगह पे, ये तो घूम ही रही है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही है ऐसे, और ये पूरा सिस्टम पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम को आप ऊपर से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं आपको अभी ऊपर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस एंगल से देख रहे हो, ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे हो, तो अगला डायग्राम कैसे दिखेगा देखिए। ये देखिए, तो बीच में क्या देखिए भाई, अर्थ है, अर्थ है, और ये मून है। ठीक, अब इधर सन है, सूर्य है, मैं इसको अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, ये सन है। मैं बोला चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, अब देखिए, अब चंद्रमा के दो हिस्से में कर दे रहा हूं, दो हिस्से कर दे रहा हूं, दो हिस्से में आप ये समझ लीजिए ए और बी सरफेस कर दे रहा हूं मैं समझाने के लिए, बस इधर ए और इधर बी। देखो तो डायग्राम देखिए, ये ए और बी दिख रहा है ना आपको, ए और बी। अब ध्यान से देखिए, अब ऊपर से देख रहे हो ना, अभी साइड से नहीं देख रहे, ऊपर से देख रहे हो। अब होता क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटने जाती है, जब चक्कर काट रही होती है, देखिए ये चक्कर काट रही होती है, तो ऐसे रहता है कि चंद्रमा का जो ये एक सरफेस जो पृथ्वी की तरफ है, ये हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि ए बाहर तरफ आ गया या साइड में आ गया, इधर चला गया, बाहर में आ गया, नहीं, ये हमेशा पृथ्वी की तरफ रहेगा। यानी कि जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इस डायग्राम पे पहुंचेगा, तो वो कहां दिखेगा मुझे बताइए? ए यहां दिखेगा और बी हमेशा बाहर रहेगा। समझ में आया कहानी? ए हमेशा किधर रहेगा? पृथ्वी की तरफ रहेगा। देखिएगा अगला डायग्राम, देखिए अगला डायग्राम फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए हमेशा किधर रहेगा बोल रहा हूं मैं? पृथ्वी की तरफ। और बी हमेशा किधर रहेगा? बाहर तरफ। ये अगला डायग्राम में देखिए, ए किधर रहेगा? हमेशा पृथ्वी की तरफ। और बी किधर रहेगा? हमेशा बाहर तरफ। ये हो गया। इसका मतलब ये होगा कि, ध्यान से देखिए, अब यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर देखिए, इस ए को ध्यान से देखिए, तो आप ए पृथ्वी की तरफ तो है, लेकिन अभी इस दिशा में है। अगर मैं यहां पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना दूं कहीं पर, समझाने के लिए मैं अगर कहीं पर बना दूं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये मैं आप यहां पर ऐसे सिर्फ इतना को समझा दूं, अभी यहां पर ये ए इस साइड में है, ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे है ए। जब यहां पर आ रहा हूं तो ए कैसे हो गया? इधर हो गया, देखो, इसका मतलब ए से हो गया। जब इस डायग्राम पे आए तो ए किधर हो गया? देखो इधर हो गया, देखो ऐसे, इधर हो गया। जब इस डायग्राम में आया तो ए किधर हो गया? देखो तो ये इधर, इधर हो गया, हो गया। फिर कहां पे पहुंच गया? देखो ये इस साइड पे पहुंच गया, देखो, मतलब ए फिर किधर हो गया? देखिए ये इधर, ए मतलब यहां पर इस साइड पे हो गया, देखिए ये। तो शुरुआत जहां से किया था हमने, कुल मिला के वहीं पे घूम गए। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो ए वाला साइड है चंद्रमा का, वो एक चक्कर पूरा हो गया ना उसका, चंद्रमा का एक चक्कर पूरा हो गया, आपको पता भी नहीं चला पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? वो जब उस पृथ्वी का चक्कर काट रही होती है तो साथ साथ अपना भी चक्कर काट रही होती है, और इस प्रकार से मेंटेन रहता है ये कि
चंद्रमा का जो सरफेस पृथ्वी की तरफ है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही रहता है। यहां पर देखिए ए इस साइड पे है, 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 यहां पर पुनः इस साइड पे आ गया। कुल मिला के ये पूरा एक चक्कर घूम गया ना। अगर मैं यहां पर बोलूं आपको कि भैया मान लीजिए ये चंद्रमा है, ध्यान से देखिए, यहां पर ए इस साइड पे था, यहां पर ए इस साइड पे आ गया, यहां पर ए इस साइड पे आ गया, और यहां पर ए इस साइड पे आ गया, और जब फिर यहां पे गए तो फिर इस साइड पे आ गया। तो पूरा एक चक्कर यहां से हो गया कि नहीं? चंद्रमा अपने एक्सिस से एक चक्कर पूरा कर ली। इसको 27 दिन लग गए, 27.3 दिन लग गए पूरा करने में। और इसी बीच में पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा हो गया, और पृथ्वी के पूरा चक्कर करने में भी 27.3 दिन लग गए। समझ में आया? इसलिए दोनों का समय कैसा है? सेम है। चंद्रमा अपने एक्सिस पर 27.3 दिन में अपने एक एक्सिस को रोटेट करने में पूरा करती है, और इसी 27.3 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सीधा सीधा है, कि हमको पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही सरफेस दिखाई देता है, हमको कोई दूसरा सरफेस दिखाई नहीं देता। हमको केवल ये ए वाला एरिया, आप देख लो, कहीं से भी देख लो पृथ्वी से, आपको केवल यही वाला एरिया दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी तरफ फेस जो है केवल ये वाला सरफेस रहता है, हमको बी वाला दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब, हम पृथ्वी से अगर देखें चंद्रमा को, केवल यही सरफेस, कहीं से भी देखो आप यही दिखाई देगा बस, कहीं से भी देखो आप, कहीं से भी देखो ये दिखाई देगा, बस ए सरफेस दिखाई देगा। ठीक है? ये तो क्या ऐसे होगा, चंद्रमा पे जो रहेंगे वो जब पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का एक ही सरफेस दिखाई देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है अपनी स्पीड से, तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे उसको। समझ में आया? जैसे यहां से देख रहे हो, अगर आप चंद्रमा पे चले गए हो, ध्यान पे चले गए हो, और यहां से देख रहे हो, हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाला, तो पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो। लेकिन आप पृथ्वी के कहीं से भी देख लो, चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देगा। यहां से देखो तो भी ये ए वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहां से देखो तो भी ए वाला हिस्सा देगा, यहां से देखो तो भी ए वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहां से तो भी ए वाला हिस्सा दिखाई देगा। क्लियर है? तो पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर, कहीं से पृथ्वी के किसी भी जगह से देख लीजिए, चंद्रमा का केवल एक ही सरफेस दिखाई देता है हमको। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी को देखोगे तो अलग अलग जगह दिखाई देंगे भाई। क्यों? क्योंकि एक तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काट रही है, और पृथ्वी अपने आप में घूम रहा है, तो अलग अलग हिस्से उसके दर्शन हो रहे हैं। तो चंद्रमा पे जाओगे तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे अलग अलग समय पर। लेकिन आप पृथ्वी से रह के चंद्रमा को देखो, आप सुबह शाम कभी भी देख लो, रात को कभी भी देख लो, वही हिस्सा दिखाई देगा बस आपको। क्लियर है? ठीक, देख लीजिए। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज सिंक, सिंक मतलब सेम हो गया, विद इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ए फिनोमिनन कॉल्ड सिनक्रोनस रोटेशन। सिनक्रोनस रोटेशन मतलब क्या हो गया, कि ये जब अपना चक्कर काट रही है, देखो अभी ए यहां पर था, ए को मैं भी ऐसे कर दूं, ए को मैं ऐसे कर दूं, तो देखिए अभी ए यहां पे आ गया, अब ए देखिए यहां पे आ गया, ए देखिए यहां पे आ गया, ये ठीक। कहने का मतलब, ए एक बार इस साइड में था, एक बार इस साइड में था, इसमें इस साइड पे था, इस डायग्राम में इस साइड पे था, इस डायग्राम में इस साइड पे है, इस डायग्राम में इस साइड पे, तो ये पूरा एक घूम गया ना, एक बार ऐसे करके घूमने में 27.3 दिन लग गए। तो अपने खुद के एक्सिस में जितना घूम रहा है, वो उसी बीच में जब चक्कर काट रहा है, तो पृथ्वी का एक चक्कर भी उसी 27.3 दिन में पूरा कर रहा है। तो कहने का मतलब दोनों की रोटेशन सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हो? सिनक्रोनस रोटेशन, सेम रोटेशन। ठीक है? सेम रोटेशन। दिस मीन्स the moon complete one rotation in the same amount of time it take to complete one orbit around earth, which is about 27.3 days.
मतलब वही हुआ कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 17.3 दिन में अपना एक चक्र पूरा करती है, तो उतने दिन में अपने अर्थ के चारों तरफ के ऑर्बिट को भी पूरा करने में समय लगाती है, उतना ही समय लगाती है। ये ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस अर्थ, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ओनली वन साइड बीइंग विजिबल। यही वजह है कि चंद्रमा जब अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करते तो उसी एक चक्कर में पूरा उसके सूर्य के पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो इसीलिए केवल एक ही सरफेस पृथ्वी की तरफ रहता है, एक ही सरफेस पृथ्वी की तरफ रहता है, तो पृथ्वी से हमको केवल चंद्रमा का एक ही एरिया दिखाई देता है, बाकी एरिया दिखाई नहीं देता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और पूरा इतना ये चक्कर काट रहा है सूर्य का, इसको याद रखना, क्योंकि पृथ्वी किसका ग्रह है? सूर्य का, तो सूर्य का चक्कर काट रहा है। चंद्रमा यहां पर लिखे थे हम, चंद्रमा ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। डज द मून शाइन एट नाइट? क्या चंद्रमा रात को चमकता है? बिल्कुल चमकता है, लेकिन याद रखना ये चमक उसकी नहीं है, वो केवल एक आईने की तरह काम करता है जो चंद्रमा है। वो किसी और के लाइट को रिसीव करके उसको रिफ्लेक्ट करता है, और वो लाइट किसका होता है बोलने पर? सूर्य का। सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा चांद की धरती पर पड़ता है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी से हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो केवल एक आईना की तरह होता है। जिस प्रकार आईना में एक टार्च मारोगे ना, लाइट दिखाओगे, तो आईना पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर फिर आपके तरफ वापस आता है, बस सेम चीज। ऐसे यहाँ पर चंद्रमा कुछ नहीं है बल्कि एक मिरर की तरह, बड़ा सा एक आईना की तरह काम कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल चंद्रमा चमकता है बोला, लेकिन वो चमक खुद की नहीं है, याद रखना। द मून शाइन एट नाइट बिकॉज इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट सनलाइट, क्योंकि उसका जो लेयर है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मेकिंग इट अपियर एज अ सोर्स ऑफ लाइट। इसकी वजह से हमको ऐसे लगता है कि सूर्य का एक सोर्स है, लाइट का, प्रकाश का एक सोर्स है, हमको ऐसे लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इन द डार्क स्काई, अंधेरे में जो चांद चमकता है ना, वो खुद का चमक नहीं है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, चंद्रमा कभी भी अपना खुद का लाइट बनाती नहीं है। इट एक्ट एज जायंट मिरर, ये बहुत बड़े दर्पण या आईने की तरह काम करती है। रिफ्लेक्टिंग द सन रेज बैक टू अर्थ, वो सूर्य प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर वापस भेजती है, विच वी देन सी एज मूनलाइट। इसी वजह से हम जो चंद्रमा की जो रोशनी है, किरण है, उसको हम देख पाते हैं, ठीक है। सूर्य प्रकाश की वजह से चंद्रमा चमकती है, उसकी खुद की चमक नहीं है। मैं इसको एक बार सेव करता हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगला, अगला हमारे पास है एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। ग्रहण लग गया बोलते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पढ़े होंगे आप लोग। तो चलिए हम दो चीजें पढ़ेंगे आज ग्रहण में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कैसे लगता है देखिए, सबसे पहले तो कुछ पौराणिक जो कथाएं हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। उसमें बोला गया था कि एक समय पर राक्षसों और देवताओं के बीच, ठीक, सागर मंथन हुआ। देख लीजिए यहां पर, ये देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र के अंदर में कछुए की पीठ के ऊपर सागर मंथन किया गया, समुद्र मंथन किया गया, तो उसे ढेर सारे अनेकों चीज निकले। तो उसमें से उसी कड़ी में
बीच में देखो जो सागर मंथन किया गया था ना, सांप के शरीर को लपेट के किया गया था ना। बाकी उतनी गहराई में मत जाओ अभी, यहाँ पर केवल कहानी को समझिए क्या बोल रहा है। एक समय अमृत निकलता है, उस अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर के वो केवल देवताओं को देने की कूटनीति में रहते हैं, जबकि ये हुआ था कि जो भी निकलेगा सब बराबर के हिस्सेदार होंगे, वहां पर बांटा जाएगा, ये तय हुआ था। जबकि वहां से जो अमृत निकला था वो केवल देवताओं को देकर के अमर कर देना चाहती थी, और सब लाइन में खड़े थे, ऐसे भीड़ था, बांट रही थी। उसमें से एक राक्षस चुपके से छुप करके हाथ को आगे कर देता है। उस राक्षस का नाम था स्वर भानु राक्षस। तो स्वर भानु राक्षस अपने हाथ को आगे करके अमृत को ले लेता है और उसका अमृत पान कर लेता है, खा लेता है। ठीक, और ये बात इस मोहिनी रूपी विष्णु को पता नहीं रहता उस समय, और इस बात को दो देवता देख लेते हैं, एक है सूर्य देव और दूसरा है चंद्रदेव। ठीक, देख लेते हैं कि यह राक्षस ने अमृत पान कर लिया है, और इस बात की सूचना सीधा भगवान विष्णु को बता देते, यानी कि मोहिनी को बता देते हैं। वही तो भगवान विष्णु है कि उसने हमारा अमृत पान कर लिया है। तो मोहिनी अब भगवान विष्णु का अवतार लेती हैं डायरेक्ट, ये देखिए, और उस स्वर भानु राक्षस को अपने चक्र से उसके सिर को और धड़ को दो भाग में अलग कर देती है। तो अब वो मरता नहीं है, स्वर भानु मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वो अमृत पान कर चुका है, अमर हो गया है। तो जब सिर और धड़ अलग होता है तो सिर को बोला गया राहु और धड़ को बोला गया केतु। दो राक्षस नहीं है, बल्कि एक ही राक्षस के दो टुकड़े हैं। विष्णु भगवान ने उनको अपने चक्र से काट दिया था, दो टुकड़े काट दिए। फिर विष्णु भगवान को ये याद आता है कि इसको जितने टुकड़े करूंगा ये उतने टुकड़े में फैल जाएगा और कोई नहीं मरेगा, इसलिए और नहीं मारते हैं उसको, वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस राक्षस को यह पता चल जाता है कि इसकी शिकायत विष्णु से किसने की थी? सूर्य और चंद्र ने की थी। इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए बीच बीच में सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करता है, उसको खा लेने का प्रयास करता है, और उसी को बोलते हो आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये मैं पौराणिक बात जो कहानियों में था, मैं उन बातों को आप तक पहुंचाया। ठीक, कि अब देखो, क्या केतु खा पाएगा? क्या केतु का तो धड़ है केवल, मुंह तो है नहीं। तो राहु का मुंह है, तो राहु जब एक बार सूर्य को निकल जाएगा तो सूर्य को निकलने के बाद मैं बोलूंगा सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य दिखेगा नहीं, सूर्य का लाइट नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर। और जब ये चंद्र को ग्रहण कर लेगा, चंद्र को खा लेगा कुछ समय के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखेगी हमको, क्योंकि उसको राहु नाम के राक्षस ने खा लिया है। ये रही पौराणिक बातें, समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक बातें, क्या होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, देखिए ये राहु है डायग्राम में, ये राहु है और ये सूर्य है। तो राहु ने भी किसको खा लिया? सूर्य को, तभी मैं क्या बोल रहा हूं उसको? सूर्य ग्रहण बोल रहा हूं। ठीक, हाँ, अब हम आते हैं अपने सौर मंडल में। देखिएगा सौर मंडल की कहानी क्या था, ये देखिए। तो अब ऊपर से देख रहे थे डायग्राम को, सूर्य था, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। अब यहां पर तीन चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। एक कंडीशन ये हो सकता है, या एक कंडीशन ये हो सकता है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। भाई चंद्रमा किसी एक समय पर एक ही जगह पे होगा ना? जब ये घूम रहा था तो घूमने की स्थिति बताने के लिए डायग्राम ऐसे था, चारों तरफ बनाए थे हम, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है।
मैं बोलूं कि चंद्रमा चलिए भाई यहां पर है, तो बाकी जगह तो नहीं है ना, यहां तो नहीं है ना, यहां तो नहीं है, तब स्थिति क्या आ जाएगी? देखिए डायरेक्शन देखिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अगर ऐसा नहीं है, मैं अगर आपको ये बोलूं कि भैया यहां पर चंद्रमा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो अब बताइए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये कंडीशन है, बस यही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए क्या होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, देखिए तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। कैसे होता है देखिए, लिख दे रहा हूं, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, चलिए। when moon present in between of sun and earth, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिए आप। हम कहां से देखते हैं? पृथ्वी से। तो हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारी जगह क्या होगी? ये यहां पर हम लोग हैं, ये देखिए भाई, हम पृथ्वी में चारों तरफ बसे हुए हैं भाई लोग। ये हो गया, देखते रहे ना, ये पृथ्वी में हम लोग हैं। मैं बोला कि इन इन लोगों की बात करिए आप तो केवल इन लोगों की बात करिए, अभी इन लोगों की बात करिए। ये लोग जो अभी इधर मौजूद हैं और उसके सामने चंद्रमा आ चुका है, इधर सूर्य है, सूर्य की जब लाइट पड़ेगी इधर, तो चंद्रमा का ये साइड तो चमकेगा, चंद्रमा का ये साइड तो चमकेगा, इतना साइड, लेकिन ये साइड तो अंधेरा हो जाएगा ना जी, इधर तो अंधेरा हो जाएगा, और इसके पूरा चंद्रमा का छांव पड़ेगा पृथ्वी पर। जब चंद्रमा का पूरा छांव पड़ेगा पृथ्वी पर, तो सूर्य दिखाई नहीं देगा हमको। क्यों? क्योंकि पूरा चंद्रमा का छांव पड़ रहा है पृथ्वी पर, इसलिए हमको यहां से लगेगा कि सूर्य ढक गया है, छुप गया है, सूर्य को राहु ने खा लिया है। ठीक, हम पृथ्वी में रह के बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी में है, सूर्य अपने जगह पे है, बीच में बस चंद्रमा आ गया है, तो सूर्य प्रकाश चंद्रमा पर तो पड़ेगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होगी तो इधर ही तो जाएगी, इधर ही तो जाएगी, ऐसे इधर तो नहीं जाएगा पीछे तरफ, पीछे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। भाई जब अपने लाइट के सामने कोई वस्तु को रख दोगे तो वस्तु के पीछे पूरा अंधेरा हो जाता है ना सब तरफ, सेम वैसे यहाँ अंधेरा हो जाएगा। जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ के रहने वालों को लगेगा कि पूरा हमारा दुनिया अंधेरा हो गया सब तरफ, सूर्य दिखेगा नहीं आपको क्योंकि चंद्रमा ने ढक लिया उसको। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? सूर्य को ग्रहण लग गया है, सूर्य को राहु ने खा लिया है, सूर्य छुप गया है। समझ में आया? जबकि ऐसा नहीं है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा आ गया, और उसका छांव पूरे पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो पूरा छांव पड़ रहा है, तो पृथ्वी में पूरा अंधेरा हो गया, सूर्य दिखाई नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ हाँ या ना। यस सर। चलिए मैं देखता हूं एक बार। हाँ चलिए भाई बताइए, समझ में आया ना? जल्दी बताएं। ठीक, ओके। देखो अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। आप ये सोचिए, आप यहां पर खड़े हो, पृथ्वी पर हो, अभी आप पृथ्वी पर हो और इधर से देख रहे हो, तो आपको बीच में कौन दिखेगा? चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी है ना। तो मैं दृश्य इधर का दिखा रहा हूं, इधर का, सामने से इधर से दिखा रहा हूं, तो आपको पहले क्या दिखेगा? पृथ्वी, पृथ्वी पर तो आप हो ही, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य,
ये तीनों डायग्राम को मैं इसी सीक्वेंस में दिखा रहा हूं। देखिए अब डायग्राम इधर से दिखेगा ना, देखिएगा ध्यान से, ये समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए भाई ये क्या है बताओ तो। अर्थ, अर्थ पे आप खड़े हो मान लीजिए ये, उसके बाद मून दिख रहा है ये, उसके बाद सन दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखिए अब होगा क्या, ये पृथ्वी के बाद उधर बीच में मून है, देखिए ये मून है और उधर सन है। अब चूंकि होता क्या देखिए तो ये, क्योंकि ये जो मून है ना, ये चक्कर काट रही होती है ऐसे करके, किसका? पूरे पृथ्वी का। देखिए देखते रहे ना, ये चक्कर काट रही, देखो ये चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर काट रही है, देखो ये ऐसे, ठीक। चलिए तो जब ऐसे, अब ध्यान से देखिए भाई, सूर्य उधर है, सूर्य यहां पे है, सूर्य प्रकाश यहां पे पड़ रहा होगा, यहां पे पड़ रहा होगा, तो इस चंद्रमा का इतना एरिया इधर डार्क होगा, अंधेरा होगा, है ना? इतना एरिया अंधेरा होगा, उतना एरिया चमक रहा होगा, क्योंकि सनलाइट इधर पड़ रहा है और आप पृथ्वी से देख रहे हो, ठीक है ना भाई? किसी गेंद के एक साइड पर लाइट दिखाओगे तो अगला साइड तो अंधेरा दिखेगा ना, तो इतना एरिया अंधेरा दिखेगा, एक एरिया चमकता रहेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बोला धीरे धीरे जैसे 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 ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जा रहा है, ये कौन? चंद्रमा जा रहा है ऐसे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे लाइट को ढकते जाएगा सूर्य को। तो जब सूर्य धीरे धीरे ढकते जाएगा तो क्या होता जाएगा देखिए, क्योंकि चंद्रमा की अपनी खुद की ताकत, खुद की चमक नहीं होती, बोला हूं मैं। देखिए ये धीरे धीरे, पहले तो बहुत चमक था, धीरे 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 इसकी चमक कम होती जाएगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, वो ढक रहा है, ढक रहा है, ढक रहा है। देखिए ये ढक दिया, ये देखिए। और हम अगर जाएं आगे तो देखिए ये ढक दिया, ठीक है, यही था। अब जब धीरे धीरे गया ऐसे, देखिएगा ध्यान से ना, जब ऐसे देखो ये चंद्रमा जा रहा है आगे से, जब जा रहा है सूर्य को ढक रहा है, देखिए ढक दिया, ढक दिया, और ये पूरी तरीके से ये ढक दिया। अब बताइए, हम पृथ्वी से देख रहे हैं, हमको सूर्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, हमको पूरा अंधेरा दिखा वहां पर। और जो भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हल्का सा लाइट दिख रहा है, वो सब कैसे हो जाएगा देखो ऐसे। अब दिख रहा है कुछ, क्या बताओ मुझे? चंद्रमा ने ढक दिया सूर्य को, और जब ये चंद्रमा धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी, हटेगी ऐसे करके ना, जब हटेगी धीरे धीरे, देखिए ऐसे करके, ये हटेगी ऐसे करके, हटेगी तो सूर्य फिर धीरे धीरे खुलते जाएगा, और जब हटेगी तो अब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा इसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, फिर चंद्रमा धीरे धीरे चमकना शुरू हो जाएगा। देखो ये धीरे धीरे चमकना शुरू हो जाएगा ऐसे। समझ में आया कहानी? ये हाँ या ना? यस सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं सूर्य ग्रहण के अलग अलग कंडीशन को दिखाऊं, अलग अलग समय के डायग्राम को दिखाऊं, तो आपको कैसे दिखेगा? देखिए जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो इतना ढकेगा, इतना ढकेगा, तो सूर्य थोड़ा सा ढका हुआ दिखेगा आपको, बोलोगे राहु ने आधा खा लिया, अभी थोड़ा सा खा लिया है। फिर धीरे धीरे में ऐसे दिखेगा, फिर धीरे धीरे में ऐसे दिखेगा, और ऐसे दिखेगा। देखो ये धीरे धीरे देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए तो सूर्य कैसे दिख रहा है, देखो आप ध्यान से देखिए, आप ये देखिए इतना ढक गया, देखिए आगे देखो ये इतना ढक गया, ये पूरा ढक गया पूरा, अब पूरा अंधेरा हो गया, पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण हो गया बोलोगे आप। तो बताइए किसके बीच में कौन आ रहा है तो सूर्य ग्रहण हो रहा है, बताओ मुझे, सूर्य और बोलो भाई पृथ्वी किसके? के बीच। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये कौन है, ये जो अभी हिल रहा है, ये चंद्रमा। चंद्रमा। समझ में आया ना? तब जाके हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य का ना दिखना। तो हम पृथ्वी में है और हमको सूर्य नहीं दिख रहा है, मतलब बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो क्या चंद्रमा राहु है जो सूर्य को खा गया? नहीं है, ठीक है, वो कथा मान्यताएं थी, आपको दोनों जानना जरूरी है। तो सूर्य ग्रहण में
सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। और जब चंद्रमा फिर धीरे धीरे अपना रोटेट करते करते आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है ना, जब आगे बढ़ते जाता है आगे बढ़ते जाता है ऐसे करके, फिर सूरज धीरे 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 बाहर निकलते जाता है, फिर सूरज की रोशनी आती है, अब फिर चंद्रमा के ऊपर भी फिर पड़ेगी, तो चंद्रमा फिर धीरे 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 ऐसे चमकेगी, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अब फिर ये पृथ्वी का चक्कर फिर ऐसे काटेगी ऐसे करके, ये देखिए, क्लियर है कहानी इतना? आगे बढ़ू? यस सर। ठीक, तो चलिए भाई, ये क्या था हमारा? अर्थ था। ये क्या है हमारा? सन है। और ये हमारा क्या है? मून है। ये मून है, और ये मून का डायरेक्शन किधर होगा? इधर से ये यहां से ऐसे गति करते करते इधर से पार होके ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। मैं बोला कि ये चलिए भाई चंद्रमा अभी तो दूर में है, अलग जगह पे तो चमक रही थी, लेकिन जब लाइट के सीध में आ जाएगी कहाँ चमकेगी भाई वो, है ना। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, चलिए ये देखिए, चंद्रमा अब लाइट के सीध में आ गई, देखो ये सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया, ढक लिया तो हमको सूर्य दिखाई नहीं दिया, ठीक। अब जब धीरे धीरे हटते जाएगी ऐसे करके, फिर सूर्य हमको दिखाई देगा, दैट इज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। ये देखिए, इसका मतलब समझते हो इस डायग्राम को? देखिए तो आप डायग्राम देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए कौन है ये देखिए, हल्का सा मैं कलर करता हूँ, देखिए इसमें देखो तो कौन था ये? चंद्रमा। इतना ढकी हुई थी, लेकिन चूंकि वो अंधेरा हो जाएगा ना, लाइट को ढक दे रही है, तो उसके चंद्रमा के पीछे साइड से हम देख रहे हैं तो हमको अंधेरा दिख रहा है। भाई सूर्य को जिधर से ढकी है उसके आगे साइड देखो चमकीला होगा, हम पीछे से देख रहे हैं तो हमको अंधेरा दिख रहा है। ऐसे हर जगह ये चंद्रमा ढकी हुई, देखो ये देखो, इधर पूरा ढक दिया, यहाँ तक, यहाँ पूरा ढक दिया, देखो ये पूरा ढक दिया, देखो ये देखो, ठीक है ना। ढकने के बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगी ऐसे करके, देखो ये आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, हट गई, तो फिर सूर्य दिख गया। ये तो अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग कंडीशन पे ये सूर्य ग्रहण के समय का सूर्य का फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ जी तो सूर्य बताइए। ग्रहण हाँ जी, सूर्य ग्रहण हर 27 दिन में लगना चाहिए वैसे में तो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे कैसे होगा? तो सर पृथ्वी का तो जब चक्कर लगाते हैं चांद तो 27 दिन बोले ना, 27.3 दिन, तो हर तो साल वो में तो एक बार तीनों एक मिल। लाइन में होना चाहिए ना जी, उस तीनों एक लाइन में होना चाहिए, तीनों एक लाइन में होना चाहिए। अब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक। और आप ये तो सोचिए, इनके एंगल भी तो देखिए, ये एंगल दिख रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि चंद्रमा ऐसे घूम रही है तो ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है, एक लाइन में आ पाएंगे क्या? भाई तीनों लाइन में तभी आएंगे ना जब बराबर एक्सिस में घूमेंगे, तो वो कभी कभार होगा ना ऐसे। इधर देखो, ये देखिए, मैं बोला पृथ्वी खुद सीधी नहीं है, ठीक। अब पृथ्वी के दिशा की अगर बात करो आप, तो उसके एक्सिस की तुलना में 5 डिग्री खुद झुके हुए है कौन? चंद्रमा। तो कहने का मतलब ये चक्कर ऐसे चल रहा होगा अभी। जब भी कब ये आपस में एक लाइन में आ जाएंगे तब जाके वो होगा, सूर्य ग्रहण होगा, समझ रहे हो ना। अभी डायग्राम में भले ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये जो चक्कर चल रहा है, चक्कर ऐसे काट रहे हैं ना जी, ऐसे ऐसे करके काट रही है। तो चंद्रमा एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा, एक बार पीछे मिलेगा, फिर यहां मिलेगा। तो अभी अभी सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, कितना भी चक्कर हो जाए सूर्य ग्रहण हो सकता है क्या? लाइन में ही नहीं है, देखो तीनों,
तो कब होगा? जब तीनों एक लाइन में होंगे, समझे ना? चक्कर काटना मतलब कभी ऐसे ऐसे सीध में नहीं होता, याद रखना ये। अब मैं चलो डायग्राम दिखाता हूं, रुकिए, कहीं पर होगा तो डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। नहीं, यहां पर नहीं है डायग्राम। चलो मैं डायग्राम को बना के समझाता रहा हूं ना अभी। ये देखिए, जैसे ये सूर्य है, सन है, तो कभी आप ये मत सोचना कि जो पृथ्वी का चक्कर चल रहा है, पृथ्वी ऐसे करके ऐसे चक्कर चल रहा है, ठीक है, ये मान रहा हूं मैं। भाई और भी तो अरुण वरुण भी तो है, वो लोग कैसे चक्कर काट रहे हैं, उनको फिर बोलोगे कि ऐसे ही चक्कर चल रहा है? ऐसे नहीं हो सकता है वो ऐसे ही चक्कर काट रहा हो, समझ रहे हो ना? हो सकता है शनि ऐसे चक्कर काट रहा हो, समझ रहे हो ना? तो ऐसे एक दिशा में मत सोचिए, 3D सोचिए आप, कौन कैसे चक्कर काट रहा है, समझे ना? तो जब तीनों एक लाइन में आ जाएंगे और बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तब जाके क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। भाई ये खुद झुकी हुई है ना, ये देखो, अभी मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो जब तीनों एक लाइन में होंगे तभी ये कंडीशन आएगी। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो अगला क्या है? लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में भी क्या होगा देख लीजिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। ये तीनों एक लाइन में हो, लेकिन बीच में कौन हो? पृथ्वी हो। तो आप अभी कहां से देखोगे? पृथ्वी से देखोगे। आप यहां पे खड़े हो, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो, और आप चंद्रमा को देख रहे हो। चंद्रमा दिखेगी क्या आपको? बताओ मुझे। सूर्य का लाइट पड़ रहा है पृथ्वी पर, तो सारा लाइट को तो कौन रोक दिया? पृथ्वी ने रोक दिया। चंद्रमा के ऊपर लाइट पड़ ही नहीं रहा है, और जब चंद्रमा के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले ही बोला हूं, चंद्रमा चमकेगी ही नहीं, वो तो अंधेरा दिखेगा पूरा। वो तो भाई एक आईना की तरह है ना, बस। एक आईना को अंधेरे में रख दो, चमकेगा क्या? नहीं ना, जब लाइट पड़ेगी तभी चमकेगा। तो बस चंद्रमा भी एक बड़ा सा आईना ही है, जब लाइट पड़ेगी तब चमकता है। और अभी तो किसके छाया में, किसके साया में छुप गई है? पृथ्वी के साया में, तो पूरा अंधेरा दिखेगा। तो आप पृथ्वी के चाहे इस हिस्से से देखो, आप चाहे चंद्रमा के तरफ के हिस्से से देखो, या सूर्य के तरफ के हिस्से से देखो, किधर से भी देखो, आपको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों दिखाई नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसकी कोई चमक नहीं है, और सूर्य प्रकाश उसके ऊपर पड़ नहीं रहा है अभी। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे चंद्रमा छुप गई, चंद्रमा को राहु ने खा लिया, चंद्र ग्रहण लग गया। समझ में आया? तो चंद्र ग्रहण में कौन आता है बीच में? सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी, ठीक है ना? when earth present in between sun and moon, ठीक, ये हो गया। अब डायग्राम देखिए, आप अभी इमेजिन करिए, इमेजिन करिए आप, मैं यहां से डायग्राम का व्यू दिखा रहा हूं, यहां से आपको, हालांकि आप यहां नहीं जा सकते, लेकिन समझाने के लिए मैं बोला यहां का डायग्राम का व्यू दिखा रहा हूं। तो आपको पहला सूर्य का डायग्राम दिखेगा, उसके बाद पृथ्वी, फिर चंद्रमा। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, देख लीजिए, ये सन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दिख रहा है ना, तीन चीजें। अब देखिएगा, मैं डायग्राम कहां का दिखा रहा हूं? अभी जो डायग्राम दिख रहा है यहां से ना, देखिए आप, ये देखिएगा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। जब चंद्रमा ये इसकी वजह से चमक रही है ना, अभी सूर्य का लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, इसलिए हमको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि अभी जब सूर्य का लाइट पड़ रहा था इसके ऊपर, ये
तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर धरती पे आ रहा है, तो यहां धरतीवासी यहां पे जो लोग होंगे उनको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं बोला क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर काट रही है, तो जब चक्कर काटते काटते उस पोजीशन पे चली जाएगी कि देखिए आप, ऐसे जब चक्कर काटते काटते ऐसे चली जाएगी, देखो अभी पृथ्वी के उधर चली गई ना पार, और जब उधर जा गई चली गई, देखो तो इधर ये और ये छुप गया। अब बताइए क्या चंद्रमा चमकेगी? बताओ मुझे। नो सर। नहीं चमकेगी, क्यों? उसके ऊपर सनलाइट पड़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है भैया? जितना भी सूर्य का प्रकाश है, रोशनी है, सब यहां तक जा रहा है, पृथ्वी तक, केवल यहां तक जा रहा है, यहां तक। उसके बाद उसके पीछे पूरा अंधेरा हो गया, पृथ्वी के पीछे पूरा अंधेरा है। जब पृथ्वी के पीछे पूरा अंधेरा है, तो चाहे पृथ्वी के यहाँ के निवासी हों या पृथ्वी के पीछे साइड के निवासी हों, चंद्रमा साइड के निवासी हों, किसी को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा की कोई चमक नहीं है, खुद की चमक नहीं है, सनलाइट पड़ते ही चमकता है, अपना चमक नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है, पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं उनको लगता है कि चंद्रमा को राहु ने खा लिया, तो चंद्र ग्रहण लग गया। ठीक, तो देखिए अलग अलग पोजीशन पे कैसे लगेगा समय, कैसे होगा, देखिए तो कैसे दिखेगा चंद्र ग्रहण के समय। ये देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता होगा तो देखिए आपको ऐसे हल्का सा दिखता होगा, ऐसे ढका हुआ दिखता होगा, ऐसे दिखता होगा, ऐसे दिखता होगा, क्योंकि इसका मतलब समझ लीजिए उतना को छांव हो रहा है, उतना छांव हो रहा है, इतना। ठीक, जितना ढक गया ना चंद्रमा का, उतना हिस्सा छांव पड़ गया। कहने का मतलब ये हो गया, आप ये सोचिए जब चंद्रमा के इतने हिस्से पर छांव पड़ेगा तो इतना ढक जाएगा, फिर इतने हिस्से पर पड़ेगा तो इतना ढक जाएगा, पृथ्वी का छांव पड़ेगा ना इसमें, जब पीछे जाएगा तो इतने में इतना, फिर ऐसे आएगा तो अर्धचंद्र बोलते हो आप, ऐसे इतना छांव हो गया, देखो ऐसे, ऐसे देखे ना चंद्रमा, ऐसे देखे हो कि नहीं, बताओ तो मुझे, ऐसे चंद्रमा देखे हो ना? तो ये आधा काला क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि पृथ्वी का छांव पड़ रहा है उसके ऊपर। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे करूं, देखिए अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, चलिए भाई मैं यहां पर ऐसे रख दिया, सूर्य, इधर पृथ्वी, इधर चंद्रमा। अब देखिए ये चंद्रमा तो ऐसे चक्कर काट के जाएगी ना, ऐसे करके, जब जाएगी ऐसे करके तो इतना छांव पड़ के, बताइए अब क्या होगा? ये देखिए सूर्य का सारा प्रकाश यहां पड़ रहा है, देखिए इतना में पड़ रहा है, इतना में पड़ रहा है, और जो थोड़ा बहुत लाइट है वो चंद्रमा के आधा हिस्से को दिख रहा है, इतना हिस्सा छांव पड़ गया भाई, इतना हिस्सा पृथ्वी की वजह से छांव हो गया। याद रखना, ये पृथ्वी का इतना छांव है, देखिए ये पृथ्वी का छांव हो गया, पृथ्वी का छांव पड़ा यहां पर, देखिए ये इतना छांव पड़ा। जब छांव में अंधेरा दिखता है भाई, मैं भी आपको बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इतना चंद्रमा था, किसने खाया नहीं उसको, इतना छांव हो गया। जब छांव, जब पूरा काला हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तब आपको डायग्राम कैसे दिखता है, देखिए धीरे धीरे करके ये ऐसे हो जाएगा, देखिए देखिए ये, तो चंद्रमा का आधा हिस्सा गायब गायब नहीं हुआ है भाई, वो है, बस उतना में छांव हो गया। जब पूरी तरीके से वो अंधेरा हो जाएगा, पूरा धरती का छांव पड़ जाएगा उतने हिस्से में, तब देखिए पूरा काला हो गया ये। फिर हमको चंद्रमा की अलग अलग साइज दिखाई देंगे फिर। ये देखिए, समझ में आया कहानी? अब पृथ्वी में चाहे आप जहां भी रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आपको चंद्रमा, इधर वालों को तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, पृथ्वी के इस साइड वालों को, इस साइड वालों को केवल उतना हिस्सा दिखाई देगा जितने में लाइट पड़ रहा है, और जब वो पूरा आगे चली जाएगी तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो ढक जाएगा। ठीक, देख लीजिए, उसको भी कर देते हैं हम लोग। जब ये पूरे लाइन में आ जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके पूरे लाइन में आ जाएगी, तो ये पूरी तरीके से ढक जाएगा, और जब ढक जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा पूरा डार्क, ऐसे अंधेरा।
अब चंद्रमा दिखेगा ही नहीं हमको। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का, लिख दे रहा हूं, चलिए यहां पर मैं, ये सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। ठीक, चलिए भाई अगला देखिए। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देख लीजिए क्या क्या था हमारा। चंद्र ग्रहण में अभी जो हमने पढ़ा, चंद्र ग्रहण में बीच में अर्थ आता है, चंद्रमा नहीं दिखती है हमको। सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, और कहां पे राहु कहां पे केतु है आप देख लीजिए। चलिए अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौसम, कि मौसम क्या है। मौसम देखिए, तो समर सीजन गर्मी का मौसम है, गर्मी के बाद ऑटम सीजन आएगा। ऑटम सीजन मतलब फॉलिंग सीजन, पत्ते वत्ते गिरते हैं। ठीक, उसके बाद विंटर सीजन, शीत ऋतु आएगा, ठंड का महीना। फिर स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन मतलब फिर बसंत ऋतु। अब क्या बोलना चाहिए, उसमें फूल वूल खिलेंगे बढ़िया, आम के बौर आएंगे। उसके बाद फिर समर सीजन फिर आ जाएगा, हम आम तोड़ने जाएंगे गर्मी मौसम में। तो स्प्रिंग में फूल आते हैं, समर में फल आते हैं, समझ लीजिए आप। तो ये सीजन जो चल रहा है, ये एक साल में 4 सीजन चलता है, एक साल होने के बाद पुनः रिपीट हो जाता है वो। तो ये कैसे होता है, कभी देखो जैसे समर में गर्मी बहुत लगता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। ऑटम में टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, देखिए ये। और स्प्रिंग सीजन में फिर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ एवरेज लिख दे रहा हूं मैं, ऑटम और स्प्रिंग सीजन में एवरेज टेम्परेचर रहता है, जबकि समर में हाई टेम्परेचर रहता है। हम जहां रहते हैं वहां की बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है समर सीजन में। विंटर सीजन में कितना चला जाता है, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बाकी समय कितना होता है बोलने पर 30 से 35 डिग्री होता है, मान लीजिए। ये हम जहां रहते हैं उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये इतना है। तो ये मामला चल रहा होता। तो ये अलग अलग मौसम कैसे आया फिर, तो थोड़ा मौसम का चक्कर देखिए आप। ये बीच में सन है, सूर्य। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस से कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री एंगल से झुका हुआ है। तो इसका मतलब पृथ्वी सीधा नहीं है, टेढ़ी है। जब टेढ़ी है तो इतना हमारा नॉर्थ पोल हो गया, इतना साउथ पोल हो गया। तो अब बताइए मुझे, जब नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होगा, नॉर्थ पोल किधर झुका होगा, सूर्य की तरफ झुका होगा, ध्यान से देखिएगा ये। तो सूर्य प्रकाश जब यहां पर पड़ रही होगी ऐसे नॉर्थ पोल तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये पूरा। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा पड़ रहा होगा यहां पर, ये पूरा टेम्परेचर। यहां तक क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि भाई याद रखिए, ये पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पर घूम लेती है। तो 12 घंटे इधर मिलेगा, और 12 घंटे ये फिर जाके इधर चला जाएगा, तो इधर वाला 12 घंटे के लिए इधर आ जाएगा। ये पूरा घूम रहा है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ वाला उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हो, इतने एरिया में ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध तरफ कम लाइट जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी टेढ़ी है। तो ये तो दूर वाला एरिया हो जाता है, इधर कम लाइट जाता है। तो बताइए गर्मी किधर ज्यादा पड़ेगा अभी, बताओ गर्मी किधर ज्यादा पड़ेगा भाई, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगी। इसीलिए जब हमारा अर्थ का उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य तरफ झुका होता है, तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन चल रहा होता है, और उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन चल रहा होता है, ठंड का मौसम। देखिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग सीजन चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में जिस समय गर्मी का मौसम चल रहा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंड का सीजन चल रहा होता है। क्लियर है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो रे बच्चे लोग। यस सर। ये अर्थ अर्थ हो गया। इधर मैं बोल रहा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर है सदर्न हेमिस्फीयर। रुको मैं उसको उसी प्रकार से लिख दे रहा हूं जिस प्रकार से डायग्राम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अब समझ लेना उसको। अब बताइए ज्यादा टेम्परेचर होगा इधर, इसलिए कौन सा सीजन चलेगा? समर। और सदर्न में टेम्परेचर कम होगा क्योंकि सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा है उतना, इसलिए क्या चलेगा इधर? विंटर, विंटर सीजन। ठीक, देख लीजिए। और ये लेट जून की हम बात कर रहे हैं यहां पर, जून मतलब गर्मी का मौसम था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा है। और याद रखना, पृथ्वी अपने खुद के एक्सिस का जो चक्कर काटती है, 24 घंटे में एक चक्कर काट लेती है। उसी 24 घंटे में जो लाइट तरफ आता है उधर दिन होता है, जो लाइट तरफ नहीं आता उधर जाता है, दूसरी तरफ रहता है वो अपोजिट साइड में रहता है, वो रात होता है। कहने का मतलब अभी इतना इतना तरफ दिन हो रहा है, इतना तरफ रात हो रहा है। ठीक, इसलिए दिन रात हर 24 घंटे के अंतराल में रिपीट होती है। इधर डे हो रहा है और इधर नाइट हो रहा है। क्लियर? और इसी झुके हुए एंगल के साथ जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही होती है, जब सूर्य का चक्कर काटेगी, पहला डायग्राम हमारा ये हो गया। कौन सा सीजन हो गया भाई? ये हमारा। अब याद रखिए, मैं उत्तरी गोलार्ध में हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो मेरे लिए कौन सा सीजन हो गया? ये समर। ये समर सीजन था मेरे लिए, समर सीजन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। जब मैं सूर्य का चक्कर काट रहा हूं और ऐसी पोजीशन पे चले जाता हूं कि इसका झुका हुआ एंगल अब सूर्य तरफ नहीं है बल्कि साइड में आ गया। इधर सूर्य तरफ झुका हुआ था, देखो अब इधर ये साइड में आ गया, इधर झुका हुआ है। तो इसकी जो साइड तरफ है, दोनों तरफ बराबर लाइट पहुंचेगी। अब क्यों? क्योंकि सूर्य तरफ या सूर्य की दिशा से बाहर कोई नहीं है, साइड में झुके हैं, सूर्य के साइड में झुके हुए हैं। जब साइड में झुके हुए हैं तो भाई लाइट तो बराबर पड़ेगी। अब यहां पर जितना भी लाइट पड़ेगी बराबर एवरेज लाइट पड़ेगी, यहां पर एवरेज लाइट पड़ेगी। तो सीजन कौन सा हो जाएगा? ऑटम सीजन। ठीक है, ये ऑटम सीजन हो गया। ऑटम मतलब कोई बताएंगे क्या होता है? फॉलिंग सीजन भी कहते हो ना इसको, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर, टेम्परेचर एवरेज रहेगा। ठीक, टेम्परेचर एवरेज रहेगा। इसको आप शरद ऋतु भी कहते हो, हेमंत ऋतु कहते हो, आप फॉलिंग सीजन कहते हो, पतझड़ वाला मौसम कहते हो, जो बोलो आप। ठीक है। अब इसी एंगल से जब पृथ्वी फिर सूर्य का और चक्कर काटेगी, एक समय ऐसे आएगा कि ये झुका हुआ वाला भाग जो पहले पृथ्वी की तरफ था, सूर्य तरफ था, वो अब सूर्य से बाहर हो जाएगा। देखिए इधर झुका है ना, वही एरिया है। देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ऊपर वाला देखिए इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए भाई, अब
इतना एरिया सूर्य से बाहर और इतना सूर्य की तरफ हो गया है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब मुझे बताइए कि सनलाइट किधर ज्यादा पड़ेगी, बताओ भाई। सदर्न की साइड। ज्यादा पड़ेगी ना, देखो। और नॉर्दर्न वाला तो थोड़ा बाहर झुक गया ना, आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए कि बाहर ज्यादा झुक गया। आप देखो यहाँ पर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, ठीक। ये यहां पर अभी कम लाइट पहुंचेगी भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ कम लाइट पहुंचेगी। तो इतना हो गया नॉर्दर्न, इतना एरिया, इतना हो गया सदर्न, सदर्न में ज्यादा लाइट पड़ रही है। तो अब इस समय कि जब सदर्न हेमिस्फीयर सूर्य तरफ झुका हुआ है, तो सदर्न तरफ क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। सदर्न तरफ क्या ज्यादा होगा जी, टेम्परेचर। ज्यादा लाइट पड़ेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। नॉर्दर्न तरफ कम लाइट पड़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए क्योंकि मैं नॉर्दर्न को अपना एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं, तो नॉर्दर्न तरफ लाइट कम पड़ रही है, कम लाइट पड़ रही है, इसलिए कौन सा सीजन हो जाएगा जी, विंटर सीजन हो जाएगा। इधर विंटर सीजन हो जाएगा, ठीक। तो दिसंबर में देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा, नीचे ज्यादा लाइट पड़ रहा है। फिर जब इसी एंगल के साथ घूमते घूमते पृथ्वी कहां पे आएगी, फिर दूसरे साइड में आ जाएगी। तो फिर देखिए, आप ये देखिए, इसका ये वाला एंगल से 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। अब ये सूर्य तरफ झुका नहीं हुआ है, सूर्य के साइड में झुका हुआ है, सूर्य की तरफ नहीं, उसके पैरेलल इधर इधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, साइड में। जैसे ये वाला था वैसे ये वाला झुका हुआ है। तो यहां भी अब सूर्य के जो रेडिएशंस होंगे पृथ्वी के उस फेस करने वाले एरिया को बराबर पड़ेंगे, उधर जितने ही पड़ेंगे बराबर पड़ेंगे उस साइड पर। हम तो पृथ्वी के अंधेरे साइड से देख रहे हैं ना, अभी इधर अंधेरा है ना भाई, लाइट जिधर पड़ रहा हो तो पीछे हो जाएगा उधर। तो उस साइड पर जब लाइट पड़ेगी तो बराबर रूप से पड़ेगी, तो टेम्परेचर कम ज्यादा कहीं पर नहीं होगा। तो उसको मैं कौन सा सीजन बोलूंगा, फिर एवरेज टेम्परेचर रहेगा, क्या बोलूंगा इसको मैं, स्प्रिंग सीजन। तो 4 सीजन कैसे आया, समझ में आया कैसे हुआ। जो हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होगा उधर समर सीजन हो जाएगा, और जो उससे दूर होगा वो विंटर सीजन हो जाएगा। क्लियर है कहानी। एक बार सेव कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप अगला बहुत इंपॉर्टेंट, सनराइज एंड सनसेट। सूर्य का उगना यानी कि सूर्योदय होना, और सूर्य का अस्त होना यानी कि सूर्यास्त होना, दो चीजें हैं। जब सूर्य उगता है या सूर्योदय होता है तो क्या स्थिति आती है हमारे पृथ्वी और सूर्य के साथ, और जब सूर्यास्त होता है तो क्या होता है, देख लीजिए। बहुत बड़ा सवाल है ये। आप ये समझ के चलिए, ये हमारा अर्थ है और अपने मेन एक्सिस से कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। मतलब ओरिजिनली ये वाला होगा, घूमेगा ऐसे, अर्थ इसमें घूमेगा। चलिए मैं इसको ना ये इसी में ऐसे घूमेगा। आप हमेशा नॉर्थ पोल तरफ से देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा वो, और यदि साउथ पोल तरफ से देखेंगे आप तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा वो। नॉर्थ पोल तरफ से कैसे लगेगा, रोटेशन एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज, और साउथ पोल से देखने पर
मैं पूरा लिख दूं एनपीएसपी जो लिखा हूं, रुकिए थोड़ा सा बस। साउथ पोल से देखोगे तो रोटेशन कैसे मिलेगा आपको, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। ठीक, और एक चीज ये है कि सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूम ही रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो सूर्य प्रकाश पड़ रहा होगा, सनलाइट पड़ रहा होगा, वो यहां से जाता है। जब धरती पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम बोलते हैं कि सूर्योदय हो गया। चलिए देखते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। तो केवल उतना एरिया ही चमकता हुआ दिखेगा जो सूर्य की तरफ फेस कर रहा होगा। देखिए इतना एरिया में ही लाइट पड़ रहा होगा, तो इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, यहां पर दिन हो रहा है। और इस एरिया में जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है उधर कैसा हो रहा होगा, उधर नाइट हो रहा है। चलिए अब समझ लीजिए कि इधर नाइट हो रहा है। ठीक, ये अर्थ के हमारे दो अलग अलग हिस्से हैं, एक सूर्य को फेस करता हुआ और एक सूर्य के अपोजिट साइड पे है। ये सन है, ये अर्थ है, और इधर डे हो रहा है अर्थ में, इधर नाइट चल रहा है। ठीक, अब आते हैं असली कहानी पर। ये देखिए, आप एक चीज इमेजिन करिएगा, यहां पर उत्तर है, नॉर्थ है, देखिए इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। इंडिया दिख रहा है आपको क्या, इंडिया दिख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही मानते हो ना हम लोग। तो सूर्योदय किधर से होता है, ईस्ट तरफ से, है ना, इधर से होता है बोलते हैं। तो कैसे होता है जरा इसको देखिए, इस साइड से होगा, याद रखना मैं मिटा रहा हूं अभी इसको। सूर्य देखना कभी कहीं अपने जगह से हिलता ही नहीं है, अपने जगह पे है बस। ये सन तो अपने जगह पे है, और इधर से लगातार रेडिएशन पड़ रहे हैं, लगातार इधर से रेडिएशन पड़ रहे हैं। ये चलिए, अब मैं पृथ्वी को अपने ही एक्सिस पर 23.5 एंगल पे उसको एक चक्कर कराता हूं। अभी ध्यान से देखिए आप, भारत यहां पर है, इंडिया यहां पर है, इधर पूर्व है, यहां से आप सूर्योदय होगा, सनराइज होगा कह रहे हो, देखिए ध्यान से। ठीक, अब देखिए ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, देखो ये रोटेट हो रहा है, होने दो। देखो अभी जस्ट अपोजिट साइड पे चला गया, सूर्य के अपोजिट साइड पे चला गया। देखो यहाँ पर है ना जी इंडिया, देखो ये वाला देखो इंडिया है, अपोजिट साइड पे चला गया, रोटेट हो रहा है, हो रहा है। इसको होने दो, होने दो, चलने दो, ये चल रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा और ले आऊँ इसको, ये चल रहा है, चलने देते हैं, चलने देते हैं, ये बस चलने देते हैं। ये देखिए, आप यहां पर गौर करिए, आप जब घूम करके आया उधर से, एक चक्कर घूम करके आया, तो पहले तो इस साइड में गया था अपोजिट साइड में, और जब इधर आया तो सबसे पहले सूरज की रोशनी भारत के कहां पड़ी होगी, यहां पड़ी होगी, यहां पर पहले ये निकला होगा ना उधर से, ये निकला होगा, फिर धीरे धीरे पूरे भारत का ये हिस्सा लाइट पड़ा होगा। तो सबसे पहला लाइट कहां पड़ा होगा, इस हिस्सा पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व हिस्सा पे लाइट पड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्योदय किधर से हुआ, पूर्व दिशा से हुआ। क्या वास्तव में सूर्योदय हुआ, सूर्य उगा, सूर्य का उदय हुआ? नहीं, सूर्य का उदय नहीं हुआ, सूर्य अपने जगह पे उतना ही रोशनी फेंक रही है।
अगर मैं बोलूं कि अब हमारा इंडिया जो अभी यहां पर है, यहां पर दिख रहा है, ये इंडिया घूम करके यहां अपोजिट साइड पे चला गया, तो क्या सूर्य ने अपना रोशनी फेंकना बंद कर दिया? सूर्य अभी भी उतना ही रोशनी फेंक रही है, लेकिन अभी वो यहाँ के देशवासियों के जमीन पर पड़ रही है। जो अपोजिट में चले गए उनके पास नहीं पड़ रही है। तो क्या सूर्योदय नहीं हुआ है? अभी भी सूर्योदय हुआ है। तो सूर्योदय जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, मतलब सूर्य अपना रोशनी फेंकना शुरू किया, रोशनी फेंकना बंद किया, ऐसा थोड़ी होता है। रोशनी कंटिन्यूअसली फेंक रही है। जब से बन गई है सोलर सिस्टम, आज से 5 से 6 बिलियन ईयर पहले से सूरज कंटिन्यूअसली अपनी रोशनी को फेंक रही है। लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही है, लगातार रोशनी फेंक रही है। वो तो हम हैं जो हर 24 घंटे में एक बार सूरज तरफ चले जाते हैं, फिर एक बार सूरज तरफ पीट कर लेते हैं, घूम जाते हैं। और हम बोलते हैं कि जब हम सूरज तरफ चले जाते हैं हमको लगता है कि सूर्योदय हुआ है। वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ है। हम इस प्रकार से ऐसे घूम के गए हैं कि हमारे पूर्व दिशा में जो हमारे एरिया है, उस एरिया में सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा पूर्व दिशा हो गया, ये हमारा पूर्व दिशा हो गया। यहां पर सबसे पहले रेडिएशन पड़ा तो हमको लगा कि सूर्य वहां से उगा है। बिल्कुल नहीं। हम घूमते घूमते ऐसे आ गए हैं कि हमारा पूर्व दिशा, पूर्व वाला एरिया सूर्य की रोशनी का पहले अटैक को वो फेस करता है। समझ लीजिए आप कि सूर्य की रोशनी जहां पड़ रही होती है वहां पर हमारा पृथ्वी घूम के, हमारा भारत का पूर्व वाला हिस्सा घूम के वहां पे पहली बार आ जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा भारत में रोशनी आ जाती है। और फिर जब ये भारत जब ऐसे घूमते 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 चला जाता है तो आखिरी रोशनी इस वाले भाग पर पड़ता है, इस वाले भाग पर, यहां पड़ता है, यहां पे इस वाले भाग पर पड़ता है। फिर जब भारत घूम घूम के यहां चला जाता है फिर रोशनी खत्म हो जाती है। तो क्या सूर्यास्त हो गया? नहीं हुआ सूर्यास्त। अभी भी सूर्य अपना रोशनी फेंक रही है, लेकिन दूसरे देशों पे पड़ रही है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा एक प्रकार का बोला जाए तो गलत शब्द है। हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं और सूर्य से पीछे जा रहे हैं। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे कुछ। सूर्य अपने जगह पे स्थिर है, हम घूम रहे हैं अपने जगह पे। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कि सर यदि हम घूम रहे हैं तो हमको चक्कर क्यों नहीं आता है, हमको क्यों पता नहीं चलता कि हम घूम रहे हैं? भाई पृथ्वी इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं कि इस बड़े से ऑब्जेक्ट के घूमने पर हमारी समझ में, हमारे दिमाग को ये पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा पृथ्वी घूम कैसे रहा है। क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। केवल पृथ्वी घूम रहा होता, हम खड़े रहते तो पता चलता कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी के साथ हम भी तो घूम रहे हैं ना। भारत घूम रहा है तो भारत के साथ हम भी तो घूम रहे हैं उधर। तो ग्रेविटी के कारण हमको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बड़ा सा एरिया घूम रहा है, उसमें हम छोटे से ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी कोई शब्द, सही शब्द है क्या? बताएं मुझे। बिल्कुल नहीं है ना। सूर्योदय जैसा कोई शब्द नहीं है, और है तो गलत शब्द है, क्योंकि सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य कंटिन्यूअसली अपना रोशनी फेंक रही है। हम घूम के सूर्य की तरफ आ रहे हैं, बोलते हैं कि सूर्य उग गया, सूर्योदय हो गया। नहीं है ऐसा। और हम जब सूर्य से दूर भाग रहे हैं बोलते हैं सूर्य डूब गया। सूर्य डूबा नहीं है, हम पीछे चले गए हैं पृथ्वी के। सूर्य कंटिन्यूअसली अपना लाइट फेंक रही है। ठीक। तो इसके हिसाब से हमारा देखिए यहां पर घुमा दे रहा हूं फिर मैं, देखिए इसके हिसाब से हमारा सूर्य का उदय कहां पे हुआ? हमारे पूर्व दिशा में। और अंत कहां पे हुआ? सूर्यास्त कहां पे हुआ? पश्चिम दिशा में। फिर हम चले गए जस्ट पृथ्वी के उस एरिया में जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है। हम बोलते हैं अभी सूरज डूब गया है। नहीं डूबा है, कंटिन्यूसली चमक रहा है वो अभी भी। ठीक है। तो चलिए, तो सूर्योदय कौन सी दिशा से होता है बोलने पर? सूर्योदय तो सबसे पहली बात होता ही नहीं है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है। ठीक। अगर हम ये बोले, क्वेश्चन करें कि हमारा पृथ्वी या हमारा भारत सूर्य के रोशनी को
कौन से दिशा से लेना शुरू करती है, तो मैं बोलूंगा पूर्व दिशा से। कौन सी दिशा पे लेना खत्म कर देती है सूर्य की रोशनी को, हमारा भारत का कौन सा एरिया सूर्य की आखिरी रोशनी को लेता है बोलने पर पश्चिम दिशा में। ठीक, तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आज के क्लास का प्रैक्टिस सेशन का 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पढ़िए, अपना उत्तर रखिए, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपना उत्तर जरूर दीजिए। अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे हम, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।